नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। देखिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया है कि सर इस कंपनी की जो बिजनेस है वो बेसिकली देखा जाए तो एलपीजी, सीएनजी इस तरीके से गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। और आप देख सकते हैं कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हैं और कंपनी का टोटल जो बिजनेस है वो एलपीजी सीएनजी के ऊपर है। और कंपनी दिल्ली बेसिस जहाँ पे कंपनी बिजनेस कर रहा है, जहाँ पे नोएडा, ग्रेट नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, गुड़गांव इस तरीके से जगह पे कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते है एक बिग फॉल देखने को मिला। और कहाँ पे फॉल देखने को मिला आप देख सकते हैं। शानदार तरीके से ऊपर जा रहा था, मतलब एक शानदार तरीके से वो रिकवरी कर रहा था। तो अचानक इस कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। यहाँ पे बिग फॉल होने के पीछे एक ही रीजन है। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया जिसके चलते है इस कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। अभी एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंडिया में टोटल अगर देखा जाए तो ईवीज मार्केट है, उस ईवीज मार्केट अभी तक 3% भी नहीं हुआ। तो टोटल ईवीज मार्केट 3% भी नहीं हुआ। और गवर्नमेंट बता रहा है कि ये दिल्ली जितने सारे ईवीज, सॉरी जितने सारे देखा जाए तो सीएनजी गाड़ियां है उसको रिप्लेसमेंट करने वाला है किसके ऊपर, ईवीज के ऊपर। तो यही न्यूज के कारण देखा जाए तो आईजीएल के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। अभी देखिए बिग फॉल हुआ था, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे स्ट्रांगली एक क्या है, इसका सपोर्ट है। और इसी सपोर्ट को रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया। अभी देखिए यहाँ पे इस लेवल को रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया और इसी रेंज को वो रिटेस्ट किया। और रिटेस्ट करने के बाद इसको बार बार ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे भी बना, यहाँ पे भी बना और यहाँ पे भी बना। मतलब लगातार वो रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। अभी इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करे और रिटेस्टमेंट करे तो फिर से इसका हायर लेवल 1515 रुपीज तक जाने के को कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से क्या सही में कुछ कुछ पैटर्न्स बनने से ही शेयर में जंप देखने को मिलेगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। उसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी देखना जरूरी है। अभी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी इस बार भी कोई खराब रिजल्ट नहीं किया। ऑलमोस्ट पिछले सालों की तुलना से इस बार थोड़ा सा सेल कम हुआ। फिर भी कंपनी ने एक्सपेंस को बहुत हद तक कम किए और जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव में देखने को मिला, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में नेट प्रॉफिट थोड़ा सा वीकनेस बेसिस में देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के बारे में एक चीज मैं बता दूं, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो है। इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला, मगर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होने के बाद भी इस कंपनी को प्रेशर इसीलिए बना हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है उसके लिए बता दूं, कंपनी बेकार नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है और इसीलिए इंस्टीट्यूशन के साथ साथ म्यूचुअल फंड वाले ने भी अच्छा खासा बाइंग किया। और लास्ट 2 मंथ्स में जैसे दिसंबर और जनवरी मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग जोन देखने को मिला, अच्छा खासा एक बाइंग सिचुएशन देखने को मिला। और इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने के लिए दम भी देखने को मिलता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सुजलॉन। तो सुजलॉन एनर्जी के ऊपर बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि सर इस कंपनी बहुत नीचे लेवल में, मतलब एक लोअर पेनी लेवल के हिसाब से काम कर रहा था। आज कंपनी 50 के आंकड़े को टच किया है और अभी 45 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो कंपनी कोई छोटा मोटा तो कंपनी है, 61,000 करोड़ के आसपास कंपनी है। क्या इस कंपनी एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकेंगे? देखिए ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंपनी आपको बेसिकली देखा जाए तो ऑलमोस्ट मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं। कंपनी ऑलमोस्ट 10 टाइम रिटर्न दे चुके हैं, 10 टाइम से भी ज्यादा एक साल के अंदर अंदर। तो सोचिए इस कंपनी क्या फिर से मल्टीबैगर रिटर्न दे पाएंगे? तो उसके लिए आपको कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देखना होगा। जैसे कंपनी का जो पी रेशियो है उसके बारे में चर्चा करूँ तो मुझे पी रेशियो बहुत हाई लगा। इसका एवरेज पी रेशियो कितना दिखा रहा है, 122। और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है, 122 के आसपास है। और मैं जरूर कहूंगा पी रेशियो आप जो देखकर आपको लग रहा है कि चलो पी रेशियो सस्ते में है कंपनी के पी रेशियो के हिसाब से, क्योंकि एवरेज 122 है और कंपनी का खुद के पी रेशियो 124 है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखेंगे तो 43 है। इसका मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा हाई है।
मान लेता हूँ कंपनी के पास डेप्थ नहीं है। अब इतना डेप्थ कम कहाँ से हुआ? देखिए कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी का जो कर्जा वो डेप्थ होने के कम होने के पीछे पहले देखिए 17,000 करोड़ के आसपास कंपनी का डेप्थ हुआ करता था। आज वो घट के सिर्फ 140 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब डेप्थ एकदम ना के बराबर देखने को मिले है। तो कंपनी इसके ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का जो मतलब सिचुएशन बना, जो बोरिंग्स यहाँ पे देखने को मिले, जो 17,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी के टोटल मतलब कर्जा देखने को मिले, वो आज कम होकर 140 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का जो डेप्थ है वो एकदम ना के बराबर पहुंच चुके हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, जिसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, मुझे भी एक शानदार तरीके से पैटर्न बना मिला था और मैंने ट्रेड भी लिया और उसका पैटर्न इस तरीके से बना था। शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली इसका टारगेट यहाँ इस लेवल तक था 38 रुपीज के आसपास और फाइनली वो टारगेट को अचीव किया और टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं हुआ, 87% के आसपास टारगेट मिला और वो भी सिर्फ 78 डेज में। तो इससे बड़ी चीज, सॉरी 78 डेज में 83% के आसपास, सॉरी 87% के आसपास टारगेट मिला। तो मेरे हिसाब से बेस्ट टारगेट मिला है। और फिर से एक बार यहाँ पे और एक एंट्री मिला जहाँ पे कफ विद हंड्रेड पैटर्न्स बना। तो कफ विद हंड्रेड पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ और मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है तो मैं ट्रेड इस हायर लेवल में नहीं लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से टारगेट का रेंज बहुत छोटा हो जाता है। तो इसलिए मैं वेट करता हूँ, अगर वो रिट्रेसमेंट करे तो उस जगह पे मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। और रिट्रेसमेंट ना करे, मान के चलिए डायरेक्टली टारगेट हो गया, तो उस ट्रेड को मैं नहीं लूंगा। तो मैं इस तरीके से रूल्स को फॉलो करके काम करता हूँ। और इस कंपनी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो देखिए पहले इंस्टीट्यूशन जिस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, आज म्यूचुअल फंड ने भी बाई किया और एफआईएस ने तो सारे हद पार कर दिए। पहले से 6% का होल्डिंग था, आज बढ़ के 17% के आसपास होल्डिंग हो चुके हैं। अच्छा खासा निवेश इस कंपनी के ऊपर कर बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर किया गया है और मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। और रही बात कंपनी के जो अपडेट के बारे में, उसके बारे में चर्चा करूँ तो नेक्स्ट कंपनी जो है वो है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर हर किसी का ओपिनियन होना चाहिए, क्योंकि सीडीएसएल जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया वो हर किसी को याद रखना चाहिए, क्योंकि एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया। पहले एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना और उसके बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। देखिए फिर से एक नया फ्रेश एंट्री बनने जा रहा है। कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट किया कफ विद हैंडल पैटर्न्स का। तो अभी तक हैंडल पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का रिजल्ट आया उस बेसिस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि रिजल्ट तो अच्छा है, सेल्स अच्छा है, एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट भी 75 करोड़ से 107 करोड़ बना। हाँ, करेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए पिछले क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाया। मतलब कंपनी जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि अच्छा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो अच्छा आया ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में रिजल्ट उतना खास देखने को नहीं मिला। तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी अगर आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, सॉरी, अगर कंपनीज के ऊपर देखेंगे तो कंपनी के जो डेटा जो है, मतलब एज ए इन्वेस्टर के डेटा, तो वो देखेंगे तो आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले के पास 8% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 13%। और एफएस के पास 9% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 10.5%। अच्छा खासा होल्डिंग पीरियड यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट में एक पॉइंट्स मुझे बहुत शानदार लगा। जो 10 साल पहले से 200 करोड़ का रिजर्व था, वो बढ़ के 1100 करोड़ हो चुके हैं और बोरिंग्स एकदम जीरो है। और खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश इस बार भी किया गया है। जो पिछले बार 175 करोड़ के आसपास था, वो इस बार 180 करोड़ के ऊपर देखने को मिला। तो जब कोई कंपनी इतने शानदार तरीके से काम कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से राय रखते हैं जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेमिडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो रेमिडियम लाइफ केयर लिमिटेड जो देखा जाए तो एक ट्रेडिंग कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है स्प्लिट का। 23 तारीख को कंपनी 1:5 मतलब एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाले हैं एज ए स्प्लिट के हिसाब से। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर सोचते हैं अच्छा मतलब स्प्लिट के लिए काम करूं, तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके काम करिए। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।